नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का हुआ निधन। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसान गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के कॉफी की नेपाल में मांग से तस्कर हो रहे मालामाल। चिप्स पैकेट और शैंपू में निकला 13 करोड़ का नशा। मुंबई एयरपोर्ट पर सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। एसआईआर के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जंग। बंगाल में ममता का मार्च। 12 राज्यों में आज से घर घर जाएंगे पीएम। तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुंझुना थमा देंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बोला देखा हमला। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का निधन हो गया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व मंत्री का निधन हो गया है। उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ। जयनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती एच.वाई. मेती का आज निधन हो गया। पिछले कई दिनों से अस्पताल में इलाज करा रहे थे पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक एच.वाई. मेती का निधन हो गया। कल उनके गृहनगर में पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक एच.वाई. मेती का आज जयनगर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पिछले हफ्ते मेती का हालचाल जानने अस्पताल गए थे। अब मेती का निधन हो गया। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैसूर से सीधे जयनगर स्थित निजी अस्पताल पहुंच रहे हैं। बेलगावी में गन्ने के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा, जिससे जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। किसान प्रति टन 3,500 रुपए के उचित गन्ने मूल्य की मांग कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन एकजुटता का केंद्र बन गया है, जहां बार एसोसिएशन, कन्नड़ समर्थक और दलित संगठन, विभिन्न मठों के धार्मिक नेता और कॉलेज के छात्र भी समर्थन दे रहे हैं। स्थानीय समुदाय भी इस आंदोलन को बनाए रखने में मदद कर रहा है। प्रायोजक किराने का सामान और सब्जियां दे रहे हैं। एक स्थानीय व्यापारी ने रविवार के भोजन की व्यवस्था की और एक अन्य ने किसानों के लिए फर्श की चटाई दान की। बेलगावी और बागलकोट जिलों के समर्थकों ने 3 लाख से अधिक रोटियां भेजी, जो एकता का एक मजबूत उदाहरण है। राजमार्ग पर यातायात बाधित होने से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इसी तरह के प्रदर्शन गोकाक, हुक्केरी, बेलगावी, चिक्कोड़ी और रायबाग तालुकों में भी मुख्य प्रदर्शन के समर्थन में फैल गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अवरुद्ध कर देंगे। ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದರ ಲೇಬರ್ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡೋರು, ಪ್ರತಿ ಕೊಳ್ಳ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾವ. ಅವರು ಇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಈ ಬಿಸಿಲಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಮೋದ ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಪುರ ಹೊಸ ಐಡಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ಥಳದೊಳಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತಿ ಉತ್ಥಾನ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಬರೀ ನೀವಷ್ಟ ಬದುಕಲಾಕ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರ 1 ರಿಂದ 2, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ರೈತರ ಕಾರಣದಾರ. नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी, पुलिस, कस्टम सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सख्त निगरानी के बावजूद तस्कर माल सीमा पार करने में कामयाब हो रहा है। ज्यादा कस्टम ड्यूटी के कारण सोने और नशीले पदार्थों के बाद अब कॉफी की तस्करी भी शुरू हो चुकी है। खासकर कर्नाटक के कॉफी की 30 अक्टूबर को एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ने एक सूचना पर बॉर्डर से सटे टूटीबारी क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर खुर्द में छापा मारकर 14 बोरी कॉफी बरामद की थी। पूछताछ में पता चला था कि बरामद कॉफी को कर्नाटक से लाया गया था। इसका नेपाल में करीब 10 गुना मुनाफा मिलता है। बॉर्डर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर खुर्द गांव के बाजार स्थित चाय की दुकान पर सोमवार को बैठे लोगों के मुताबिक कर्नाटक में कॉफी की अच्छी पैदावार होती है। यही कारण है कि कर्नाटक की कॉफी की नेपाल में भी मांग है। नेपाल वैसे भी कॉफी के लिए काफी हद तक भारत पर ही आश्रित भी है। नेपाल में कॉफी पर कस्टम ड्यूटी अधिक है। इस वजह से भारत
भारत की तुलना में नेपाल में काफी बेहद महंगी है। सरहद पर सख्ती बढ़ाने के बाद भी कपड़ा, खाद्य सामग्री के साथ ही कॉफी की तस्करी बॉर्डर पर तेज हो चुकी है। ग्रीन पार्टी के पर्यावरणविद नागराज बाजल, जिन्होंने उल्लाल नेत्रावती ब्रिज और अरियार के पास अकेले खड़े होकर एक फ्लैश कार्ड लेकर लोगों से जहां तहां कचरा न फेंकने का आग्रह करके जागरूकता बढ़ाई थी, अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कारवार से मंगलुरु तक अकेले पदयात्रा पर निकल पड़े। हर कदम स्वच्छता की ओर के आदर्श वाक्य के साथ ग्रीन वॉक एसोसिएशन के पर्यावरणविद नागराज बाजल ने इस वॉक का नेतृत्व किया। उत्तर कन्नड़ जिला उपायुक्त लक्ष्मी प्रिया ने 27 अक्टूबर की सुबह इस वॉक को हरी झंडी दिखाई। वहां से शुरू हुई यह वॉक रविवार दोपहर मंगलुरु में समाप्त हुई। अब फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। विदेश से नशे की तस्करी करने के लिए तस्कर कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाते, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं। नशे के इन सौदागरों को लगता है कि वह कस्टम की नाक के नीचे से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसी ही कुछ देखने को मिला है मुंबई एयरपोर्ट पर। यहाँ कस्टम विभाग की नजरों से बचाकर कुछ लोग 13 करोड़ रुपए की कीमत का नशा एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कस्टम विभाग ने 3 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.077 किलो हाइड्रोपोनिक विड नशीला पदार्थ बरामद कर लिया। बाजार में इसकी कीमत करीब 13.07 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह ड्रग्स 4 अलग अलग मामलों में पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि स्मगलर खुद को इतना शातिर समझ रहे थे कि वह इस नशे को चिप्स के पैकेट और शैम्पू की बोतलों में छिपा कर ले जा रहे थे, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने उनकी चालाकी को भांप लिया। इस मामले में 5 यात्रियों को गिरफ्तार भी किया गया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आज से वोटर लिस्ट समीक्षा का अभियान शुरू हो रहा है। इन जगहों पर 51 करोड़ मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। हालांकि बिहार की तरह बंगाल, तमिलनाडु जैसे विपक्ष शासित राज्यों में भी एसआईआर को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध तेज हो गया है। बंगाल में टीएमसी विधायक की धमकी वाले वीडियो के बीच घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने वाले बीएलओ की सुरक्षा मुस्तैद करने की मांग उठी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ 4 नवंबर को कोलकाता में एक मार्च निकालेगा, जिसकी अगुवाई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर याचिका दाखिल की है। एसआईआर पर बंगाल में सियासी घमासान जारी है। ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के अन्य नेता और मंत्री एसआईआर का खुलकर विरोध जता रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में मंगलवार को एक बड़े विरोध मार्च का नेतृत्व करने जा रही है। इस विरोध मार्च में ममता के साथ टीएमसी के अन्य नेता भी शामिल रहेंगे। उदगीर की डॉक्टर अंजुम पेशे से एक जानी मानी डॉक्टर है और फातिमा हॉस्पिटल की संचालिका, लेकिन उनके लिए यह अस्पताल केवल इलाज की जगह नहीं बल्कि लोगों के भरोसे और दुआओं का केंद्र है।
वे हर मरीज से खुद मिलती है, उनकी तकलीफ को समझती है और कई बार गरीब मरीजों का इलाज और दवाइयां मुफ्त में देती है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उन्होंने निस्वार्थ भाव से वर्षों तक काम किया है और वह हर वर्ग तक बेहतर इलाज पहुंचाया है। कोविड-19 महामारी के कठिन दौरे में जब पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था, उस समय डॉक्टर अंजुम फातिमा खादरी ने अपने हॉस्पिटल और टीम के साथ मिलकर शहर में राहत सामग्री, राशन और दवाइयां जरूरतमंदों तक पहुंचाई। उनके इस कार्य को आज भी लोग मानवता की मिसाल मानते हैं। लेकिन डॉक्टर अंजुम की पहचान सिर्फ एक डॉक्टर तक सीमित नहीं है, उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी है। वे उर्दू साहित्य मिलन के संस्थापक है, जिसने उदगीर को साहित्य के मानचित्र पर पहचान दिलाई। भारत के साहित्य के इतिहास में आज तक किसी भी महिला को राष्ट्रीय स्तर के साहित्य सम्मेलन का नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन डॉक्टर अंजुम फातिमा खादरी ने यह इतिहास रचा। वे विद्रोही साहित्य सम्मेलन की स्वागत अध्यक्ष बनी और इस सम्मान को पाने वाली भारत की पहली महिला बनी। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर उदगीर में डॉक्टर अंजुम फातिमा खादरी की अगुवाई में 63 दिनों तक चला महिला आंदोलन इतिहास का हिस्सा बन गया। उनकी अगुवाई में उदगीर का आंदोलन महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक मिसाल बन गया। उनके पिता एडवोकेट अब्दुल्ला खादरी उदगीर नगर परिषद के पहले नगराध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की और जनता के बीच आज भी उनका नाम इज्जत और भरोसे के साथ लिया जाता है। आज डॉक्टर अंजुम फातिमा खादरी एनसीपी शरद पवार गुट से जुड़ी हुई है और राजनीति को वह सेवा का माध्यम मानती है, सत्ता का साधन नहीं। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सब बेटियां आए हैं मैदान में, बेटियां आए हैं मैदान में, बेटियां आए हैं संविधान को बचाने, हम आए हैं मैदान में संविधान को बचाने, हम आए हैं मैदान में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सारण अमन समेत तथा पुलिस अधीक्षक सारण डॉक्टर कुमार आशीष द्वारा संयुक्त रूप से बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के अवसर पर श्री भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह छापरा में अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में सफलतापूर्वक संचालन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बिहार से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य की राजनीति में हलचल जारी है। इधर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जननायक जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बुलाया। तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव के बाद हम उसे झुंझुना थमा देंगे। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी उनके खिलाफ में प्रचार करने आएंगे तो वह भी राघोपुर जाएंगे ही। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी के उम्मीदवार है। दोनों सीटें पार्टी के लिए अहम मानी जाती है और इन पर पूरे राज्य की नजरें टिकी है। पहले चरण के मतदान में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बीच यादव परिवार में चल रही खींचातान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मोड़ में है और 20 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए मां बहन मान योजना के तहत सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति 14 जनवरी से सभी पात्र महिलाओं को एक मुश्त 30,000 की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं बेहद खुश है और यह योजना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। किसानों के लिए भी उन्होंने कई घोषणाएं की। उन्होंने वादा किया कि धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 300 प्रति क्विंटल और गेहूं पर 400 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और उनके बिजली बिल पूरी तरह माफ किए जाएंगे। तेजस्वी ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू करने का वादा किया। साथ ही जीविका
दीदियों को 2000 की सहायता राशि और उनके लोन माफ करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का ट्रांसफर उनके घर से 70 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बार बार दोहराया कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों नेता और एक्टर विजय की पॉलिटिकल रैली में मची भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर अब टीवीके ने नया सबक लिया है। पार्टी ने अपने इवेंट्स और कैंपेन के दौरान भीड़ को अच्छे से मैनेज करने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए एक नया वॉलंटियर विंग थोंडारनी लॉन्च किया है। इस विंग का मकसद पार्टी के कार्यक्रम में जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना है। तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों नेता और एक्टर विजय की पॉलिटिकल रैली में मची भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर अब टीवीके ने नया सबक लिया है। पार्टी ने अपने इवेंट्स और कैंपेन के दौरान भीड़ को अच्छे से मैनेज करने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए एक नया वॉलंटियर विंग थोंडारनी लॉन्च किया है। इस विंग का मकसद पार्टी के कार्यक्रम में जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना है। पार्टी की ओर से यह कदम 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के बाद उठाया गया है, जिसमें विजय के रोड शो के दौरान 41 लोग मारे गए थे और 60 से अधिक घायल हो गए थे। यह पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व मंत्री HY मेती का हुआ निधन। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसान गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के कॉफी की नेपाल में मांग से तस्कर हो रहे मालामाल। चिप्स पैकेट और शैम्पू में निकला 13 करोड़ का नशा। मुंबई एयरपोर्ट पर सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। SIR के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जंग। बंगाल में ममता का मार्च। 12 राज्यों में आज से घर घर जाएंगे PLO। तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुंझुना थमा देंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बोला देखा हमला। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।